प्रिय विद्यार्थियों, केन्स के रोजगार व आय के सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे हैं। बीए पार्ट 3 पेपर 1 इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी या प्रारंभिक समष्टि आर्थिक सिद्धांत के प्रश्न पत्र के अंतर्गत, और इसमें हम लेक्चर 4 कर रहे हैं या इसका पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 के अंदर हम संतुलन में रोजगार के निर्धारण को देखेंगे। इसका अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से संतुलन में रोजगार का निर्धारण केन्स के सिद्धांत के अंतर्गत किया जाता है। संतुलन में किसका निर्धारण करेंगे? रोजगार का। यह सिद्धांत रोजगार व आय का सिद्धांत है, तो हम पहले रोजगार का निर्धारण देखेंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एम्प्लॉयमेंट। जैसा अभी तक आपको पता चल गया होगा, कई बार हम इस चीज़ की बात कर चुके हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो है संतुलन में रोजगार एवं आय के स्तर को निर्धारित क्या करती है? केन्स के अनुसार प्रभावपूर्ण मांग संतुलन में रोजगार एवं आय को निर्धारित करती है। अब यह प्रभावपूर्ण मांग किसके द्वारा निर्धारित होती है? प्रभावपूर्ण मांग दो चीज़ों के द्वारा निर्धारित होती है। पहली, समग्र मांग फलन या कुल मांग फलन या एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, और दूसरी समग्र पूर्ति फलन या कुल पूर्ति फलन या एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन। जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, वहाँ रोजगार एवं आय का संतुलन में निर्धारण होता है। अब इसे सबसे पहले हम रेखा चित्र की सहायता से देखेंगे। रेखा चित्र के रूप में जब हम इन फलनों को दिखाते हैं तो वो वक्र के रूप में हमको दिखाई देते हैं, जिसका अध्ययन हमने पार्ट 2 और पार्ट 3 में किया है। चित्र के अंदर देखेंगे हम कि किस तरह से समग्र मांग कीमत वक्र और समग्र पूर्ति वक्र, इन दोनों के द्वारा संतुलन में रोजगार का निर्धारण होता है। तो यहाँ समग्र मांग वक्र है AD और समग्र पूर्ति वक्र है AS, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। E बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, अर्थात E बिंदु पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। यह बिंदु प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु है और इससे संतुलन निर्धारित होता है, और संतुलन में रोजगार का स्तर निर्धारित होता है जो है N2। यहाँ पे जैसा हमने एक और तरीके से इसको समझा था, वो था समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत। यदि हम समग्र मांग कीमत को D से दिखाएं और समग्र पूर्ति कीमत को Z से दिखाएं, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होती हैं। और उद्यमियों को इस संतुलन के बिंदु में किस लिए इंटरेस्ट होता है? इसलिए कि वह उनके लिए अधिकतम लाभ का बिंदु होता है। चित्र 1 आप देख रहे हैं, संतुलन में किस प्रकार से रोजगार का निर्धारण किया जा रहा है। एक्स अक्ष पे हम ले रहे हैं रोजगार का स्तर, इसका निर्धारण हो रहा है संतुलन में, और वाई अक्ष पे हम ले रहे हैं लागतें व प्राप्तियाँ। जो लागतें आ रही हैं उत्पादन में तथा जो प्राप्तियाँ हो रही हैं उनको बेचकर, ये दोनों हमें डिमांड और सप्लाई के बारे में बताते हैं। लागतों से सप्लाई और प्राप्तियों से डिमांड का पता चलता है। यहाँ पे हमने देखा था किस तरह से AS वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है और पूर्ण रोजगार पे यह सीधी रेखा की तरह हो जाता है। यहाँ पूर्ण रोजगार की स्थिति है NF, और वहाँ पे यदि हम सीधे देखें लंबवत, तो EF के बाद के हिस्से में AS वक्र जो है वो खड़ी रेखा जो y अक्ष के समानांतर है उस तरह से हो जाता है। तो यह हम भाग 2 में पढ़ चुके हैं, पार्ट 2 में, और ये वही AS वक्र है जो वहाँ हमने समझा था। पार्ट 3 में हमने मांग फलन समझा था, ये पूर्ति वक्र है AS जो पार्ट 2 में समझा था। पार्ट 3 में हमने मांग फलन समझा था
ये है AD। ये दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काट रहे हैं। यहाँ पे संतुलन स्थापित हो रहा है और संतुलन में रोजगार का स्तर है N2 या ON2 की जो दूरी है ये रोजगार स्तर दिखा रही है, संख्या दिखा रही है, श्रमिकों की संख्या दिखा रही है। तो श्रमिकों की संख्या इस दूरी से पता चलती है, इसलिए इसका आप ON2 भी कह सकते हो। और वैसे संख्या जो है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 50 लाख है तो N2 क्या होगा 50। तो 50 भी अपने आप में ये चीज़ दिखा रहा है कि ये रोजगार का स्तर है। दोनों तरीके से आप इसे कह सकते हैं। इस प्रकार से संतुलन ई बिंदु पर निर्धारित हो रहा है। अन्य बिंदु हैं जैसे AD वक्र पे L बिंदु है और AS वक्र पे M बिंदु है और रोजगार का स्तर N1 है। यहाँ पे संतुलन नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी उद्यमी को फ़ायदा है यदि वह अधिक रोजगार प्रदान करता है और इसलिए वो आगे बढ़ता जाएगा और ई बिंदु पर चला जाएगा। इसी तरह से यदि हम EF बिंदु लें और R बिंदु लें तो इस बिंदु के ऊपर एग्रीगेट सप्लाई अधिक है और एग्रीगेट डिमांड कम है। ये पूर्ण रोजगार की अवस्था है। यहाँ पर भी उद्यमी को हानि उठानी पड़ रही, इसलिए वो कम उत्पादन करेगा, रोजगार कम करेगा। तो कुल मिलाकर ई बिंदु की तरफ की प्रवृत्ति रहती है। यदि ई के आगे की तरफ NF की स्थिति हो या ई के पीछे की तरफ N1 की स्थिति हो, दोनों स्थितियों में प्रवृत्ति क्या रहती है उत्पादक की, ई की तरफ जाने की प्रवृत्ति रहती है और इसीलिए ई कहलाता है संतुलन का बिंदु, जिसकी ओर उत्पादक की जाने की प्रवृत्ति होती है यदि इससे डिस्टर्ब कर दिया जाए। यदि संतुलन की अपेक्षा किसी और बिंदु पर उत्पादन किया जाता है तो यह प्रवृत्ति रहती है कि उत्पादक अपने उत्पादन को इस प्रकार घटाता और बढ़ाता है कि पुनः वह ई बिंदु पर पहुंच जाता है, क्योंकि यहीं पर उसका लाभ अधिकतम है। इससे पहले वाली स्थिति में AD अधिक है और AS कम है, लागतें कम हैं और लाभ या प्राप्तियां अधिक है, इसलिए वो अभी और उत्पादन करेगा और रोजगार प्रदान करेगा और आगे की तरफ बढ़ता जाएगा जब तक कि वो ई बिंदु पर नहीं पहुंच जाता है। इसी तरह से NF पर या पूर्ण रोजगार की स्थिति में उसकी लागतें अधिक हैं और उसकी प्राप्तियां कम हैं और इसलिए वो उत्पादन को कम करने लग जाएगा, रोजगार को कम करने लग जाएगा और N2 पर पहुंच जाएगा। तो इस तरह से N2 पर संतुलन स्थापित हो जाता है। इसी को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि रोजगार के नीचे के स्तरों जैसे N1 के स्तर पर LN1 इज ग्रेटर देन MN1, प्रत्याशित आय आवश्यक आय से अधिक है। जितनी आवश्यक है उत्पादन करने के लिए उससे ज़्यादा उसको आशा है कि उसको आय मिल जाएगी और इसलिए जब आशा उसकी अधिक आय की है तो नेचुरली वो उत्पादन बढ़ाएगा और इस तरह से अधिक व्यक्तियों को रोजगार पे रखेगा और N1 से कहाँ पहुँच जाएगा, N2 पर पहुँच जाएगा, संतुलन की स्थिति पर पहुँच जाएगा। इसके विपरीत अगर रोजगार का स्तर NF या पूर्ण रोजगार का स्तर है तो उस स्थिति में उद्यमियों की कुल लागत जो है वो EF-NF होगी, जबकि प्रत्याशित आय RNF होगी। अब इसमें EF-NF जो है वो RNF से अधिक है और इसलिए लागत अधिक है, प्राप्तियां कम है, तो उद्यमियों को हानि उठानी पड़ेगी। अतः रोजगार घटाना ही लाभकर होगा तथा अथवा समस्त मांग फलन को ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे उसको रोजगार घटाना पड़ेगा। यहाँ अगर स्थिति है NF पे है तो रोजगार घटाना पड़ेगा और N2 पर आना पड़ेगा। या दूसरी स्थिति में ये है कि अगर ये जो समग्र मांग वक्र है ये ऊपर की ओर उठ जाए और इस बिंदु पर पहुँच जाए, EF बिंदु पर पहुँच जाए, तो यहाँ पर संतुलन स्थापित हो जाए। तो इस तरह से यदि वह रोजगार बढ़ाना चाहता है, उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो उसके लिए आवश्यक शर्त है कि समग्र मांग में वृद्धि होनी चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि समस्त मांग कीमत D और समस्त पूर्ति कीमत Z के संतुलन से
निर्धारित प्रभावपूर्ण मांग बिंदु पर ही रोजगार का स्तर निर्धारित होता है। केन्स ने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्ण रोजगार की सामान्य अवस्था की आलोचना की। प्रतिष्ठित सिद्धांत देने वाले अर्थशास्त्री ये मान के चलते थे कि अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति में रहती है, संतुलन में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। अभी जो हमने केन्स का विश्लेषण देखा उसके अंदर हमने देखा कि पूर्ण रोजगार पर संतुलन नहीं है, बल्कि पूर्ण रोजगार से कम रोजगार के ऊपर संतुलन है, जिसे कहते हैं अल्प रोजगार। केन्स ने आलोचना की प्रतिष्ठित सिद्धांत की और उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः अल्प रोजगार स्तर पर ही संतुलन हो जाता है। सामान्य स्थिति जो है वो पूर्ण रोजगार की नहीं है, बल्कि अल्प रोजगार पाया जाता है। समस्त मांग फलन और समस्त पूर्ति फलन के साम्य से निर्धारित प्रभावपूर्ण मांग पर संतुलन में जो रोजगार का स्तर निर्धारित होता है वह सदैव पूर्ण रोजगार स्तर होना आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि संतुलन हमेशा पूर्ण रोजगार पे ही स्थापित हो, और इसलिए ये कहलाता है अल्प रोजगार संतुलन। तो केन्स ने किसकी बात की थी? अल्प रोजगार संतुलन की बात की थी कि हो सकता है कि संतुलन अल्प रोजगार में निर्धारित हो जाए और कुछ लोग बेरोजगार भी रहें, पूर्ण रोजगार की स्थिति न हो। अब यदि हम पूर्ण रोजगार की स्थिति देखना चाहें कि हम और व्यक्तियों को रोजगार दें और पूर्ण रोजगार की स्थिति पे पहुँचें और वहाँ संतुलन स्थापित हो, मतलब रोजगार को और अधिक बढ़ाया जाए और कोई भी बेरोजगार न रहे और सभी को रोजगार प्राप्त हो, तो यही चीज़ चित्र 2 के अंदर देखते हैं हम, दर्शाई गई है। चित्र 2 में प्रभावपूर्ण मांग के ई बिंदु पर स्थापित संतुलन में रोजगार N2 है, जो अभी हमने देखा था, जो पूर्ण रोजगार के स्तर NF से कम है। अब हम NF पे जाना चाहते हैं, अर्थात पूर्ण रोजगार पर जाना चाहते हैं और पूर्ण रोजगार पर पहुंचने के लिए प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि आवश्यक है। जैसा अभी हमने देखा था कि यदि हम NF बिंदु पर पहुंचना चाहते हैं और संतुलन EF पे निर्धारित करना चाहते हैं तो उसके लिए जो AD वक्र है उसको ऊपर की ओर उठना होगा, अर्थात प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जानी चाहिए। ये चित्र 2 में दिखाया गया है कि पूर्ण रोजगार में किस प्रकार से संतुलन स्थापित होगा। जब प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होगी तो AD वक्र जो है वो ऊपर की ओर सरक जाएगा और उसको हम ADF के द्वारा दिखा रहे हैं। वो AD से बढ़कर क्या हो गया? ADF हो गया। अन्य सभी चीज़ें हम पुरानी पहले की तरह ही ले रहे हैं। इस चित्र के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, सिर्फ एक ही परिवर्तन है और वो है ADF वक्र जो हमने नया बनाया है इसके अंदर। और ADF जब AS को काटता है, EF बिंदु के ऊपर ये दोनों वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वहाँ पर रोजगार का स्तर निर्धारित हो रहा है NF। तो यहाँ संतुलन रोजगार का स्तर कितना है? NF या पूर्ण रोजगार के बराबर है। केन्स की मान्यता थी कि अल्पकाल में उत्पादन की तकनीकी दशाएं, कच्चे माल और भौतिक साधनों की मात्रा में विशेष परिवर्तन संभव नहीं होते हैं, क्योंकि केन्स अल्पकाल मान के चलते थे और जैसा हम जानते हैं कि अल्पकाल में इन चीज़ों में परिवर्तन नहीं होता, ना तो टेक्नोलॉजी या तकनीकी ज्ञान बदलता है, नए तकनीकी उत्पादन की नहीं निकाली जा सकती अल्पकाल के अंदर, कच्चा माल जो है उसमें भी परिवर्तन नहीं आता है और भौतिक साधनों की मात्रा में भी विशेष परिवर्तन संभव नहीं होता है। और इसलिए ये सभी निर्धारक किसके हैं? ये समस्त पूर्ति के निर्धारक हैं। तो समस्त पूर्ति फलन इस स्थिति में स्थिर रहता है और रोजगार स्तर को निर्धारित करने में समस्त मांग फलन अधिक महत्वपूर्ण होता है। हमेशा अल्पकाल में यह बात लागू होती है कि अल्पकाल में संतुलन स्थापित करने में समस्त मांग फलन ही अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि पूर्ति में परिवर्तन करना संभव नहीं होता। विशेष परिवर्तन नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु विशेष
परिवर्तन इसमें संभव नहीं होता। अतः समस्त मांग फलन में वृद्धि करके ही प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु अल्प रोजगार के ई बिंदु से पूर्ण रोजगार के EF बिंदु तक बढ़ाया जा सकता है। चित्र 2 में AS समस्त पूर्ति वक्र है, जबकि AD प्रारंभिक समस्ती मांग वक्र, समस्त मांग वक्र और ADF बढ़ा हुआ समस्त मांग वक्र है। यह समग्र मांग वक्र है या कुल मांग वक्र है। कोई सा भी शब्द काम में लिया जा सकता है, सबका तात्पर्य एक ही है। चाहे तो हम कुल मांग वक्र कहें, चाहे समग्र मांग वक्र कहें या समस्त मांग वक्र कहें, एक ही बात है। प्रभावपूर्ण मांग के ई बिंदु पर रोजगार का स्तर N है, जहां समस्त मांग वक्र AD और समस्त पूर्ति वक्र AS परस्पर एक दूसरे को काटते हैं। ये चीज़ हम कई बार देख चुके हैं कि ई बिंदु पर AD और AS एक दूसरे को काट रहे हैं और यह अल्प रोजगार संतुलन का द्योतक है। अब प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि किस प्रकार से की जाए, इसकी भी बात की है। केन्स ने उपभोग व्यय और विनियोग व्यय, इन दोनों में वृद्धि के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि की जा सकती है। केन्स ने यह स्पष्ट किया कि यदि निजी उपभोग व्यय और विनियोग व्यय कम पड़ते हों तो सरकार को स्वयं आगे आना चाहिए और सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए। उपभोग व्यय, विनियोग व्यय अथवा सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके नई समस्त मांग वक्र के द्वारा प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु EF प्राप्त होता है। यह हमने देखा कि संतुलन का नया बिंदु है जो प्रभावपूर्ण का मांग का नया बिंदु है, क्योंकि संतुलन में जो मांग होती है उसको क्या कहते हैं हम? प्रभावपूर्ण मांग। उस स्थिति में जब समस्त मांग और समस्त पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं तो उस स्थिति में जो मांग होती है वो क्या कहलाती है? प्रभावपूर्ण मांग। तो ये संतुलन का बिंदु क्या है? ये नया प्रभावपूर्ण मांग का नया बिंदु है, जहां हम पूर्ण रोजगार के स्तर NF पर पहुंच जाते हैं। स्पष्ट है कि प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं। ये प्रश्न अगर उठता है कभी, ये पूछा जाता है कि क्या प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार होता है, तो आप कहेंगे नहीं, प्रभावपूर्ण मांग पर सदैव पूर्ण रोजगार आवश्यक नहीं है। केन्स की जो अवधारणा है प्रभावपूर्ण मांग की, उस पर संतुलन अवश्य है। AD और AS एक दूसरे के बराबर हैं, समग्र मांग और समग्र पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं, परंतु पूर्ण रोजगार हो ये आवश्यक नहीं है। अगर प्रभावपूर्ण मांग का निर्धारण निम्न स्तर पर हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार की स्थिति होगी और प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि के द्वारा अल्प रोजगार स्तर को पूर्ण रोजगार के स्तर तक पहुंचने का प्रयास अर्थव्यवस्था में किया जाता है। चित्र 2 जो हमने देखा उसमें बढ़ी हुई प्रभावपूर्ण मांग EF बिंदु पर पूर्ण रोजगार का स्तर हमने देखा NF है। प्रभावपूर्ण मांग है EF और रोजगार का स्तर है NF। यह रोजगार का अधिकतम स्तर कहलाता है। रोजगार का अधिकतम स्तर या ऑप्टिमम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण हो गया रोजगार, इसलिए अधिकतम स्तर है। इससे पूर्व के समस्त प्रभावपूर्ण मांग बिंदु अल्प रोजगार स्तर, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल दर्शाएंगे। मतलब NF से नीचे वाले जितने भी स्तर हैं रोजगार के, चाहे वो N1 हो चाहे N2 हो, अगर उन पे किसी पर संतुलन स्थापित होता है तो वो प्रभावपूर्ण मांग का बिंदु क्या कहलाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल या अल्प रोजगार स्तर कहलाएगा। इस प्रकार हमने देखा कि किस तरह से केन्स के सिद्धांत के अंदर संतुलन में रोजगार का निर्धारण होता है जो अल्प रोजगार का स्तर होता है और उसको पूर्ण रोजगार तक पहुंचाने के लिए समग्र मांग में वृद्धि की जाती है, जिससे प्रभावपूर्ण मांग में वृद्धि होती है। तो नीति निर्माताओं की ये नीति रहती है कि किसी प्रकार से प्रभावपूर्ण मांग को बढ़ाया जाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान
किया जा सके। इस ई लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।